बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरताज। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चर्चा, आपके अपने चैनल इंडिया 18 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज हम अहम मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं। हमारे सामने आज खास मेहमान हमारे हैं, उनसे जानकारी लेंगे चुनाव को लेकर किस तरीके के हालात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं और जनपद सहारनपुर के क्या समीकरण बन रहे हैं। चलिए हम आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले मैं जसवंत कश्यप, जो प्रदेश कार्यकारिणी बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश चौधरी, जो समाज सेवी हैं। तीसरे नंबर पर हमारे साथ मज़ाहिर हसन राणा जी हैं, जो प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी से। और चौथे नंबर पर हमारे साथ हैं हाजी तहसीन, जो ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं किसान यूनियन से, भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ पाँचवें नंबर पर मौजूद हैं हसीब खान, जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी अपनी राय देंगे। और आज का अहम मुद्दा हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2022 का चुनाव जिस तरीके से हर रोज़ नया समीकरण बन रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किस तरीके के हालात हैं, इसमें हम किसान यूनियन की भी राय लेंगे कि भारतीय किसान यूनियन का क्या स्टैंड है, किस तरीके से वो अपने यहाँ राजनीतिक जो दल हैं उनको क्या समर्थन दे रहे हैं, किस तरीके की उनकी रणनीति है। समाजवादी पार्टी से भी हम सवाल करेंगे कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं क्या वो आज साफ सुथरी छवि के हो गए, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। और हम फिर सामाजिक, हमारे साथ एक कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी हम सवाल करें किस तरीके से पार्टियों ने जो है ये माहौल जो खड़ा किया, किस तरीके से सभी पार्टी अपना जो माहौल तैयार करी, यानी किस तरीके से चुनाव मैदान पे उनको आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी सवाल करेंगे कि जिस तरीके से आपने 2012 से लेकर 2017 तक जो आपने सरकार चलाई, 2017 से 2022 तक जो आपने 5 साल की सरकार चलाई, बहुत सारे वादे किए, आरोप बहुत सारे हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम सवाल करेंगे। सर, क्या रहा भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से जो आप चुनावी मैदान में उतर रही है? आपने बहुत सारे वादे किए, आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि आपने जो है मंदिर मस्जिद और इस तरीके के आरोप आपके ऊपर आ रहे हैं। सीधा सीधा सवाल मेरा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो सामंजस्य है, वो एक दूसरे की बातों को मुद्दों को जनता के बीच में पहुंचाने का आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और आपका जो सवाल है उसके संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि जनता ने समर्थन दिया और जिन उम्मीद और आकांक्षाओं के अनुरूप जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, सहयोग दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उन तमाम उम्मीदों पर खरा उतरते हुए, विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, समस्याओं का निदान करते हुए भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों को लेकर के, विकास के मुद्दों को, अपराध पर नियंत्रण, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा आज महसूस कर रहे हैं कि दूसरे दलों से भी आज जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके परिवार की बहू भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है। तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में समझती है कि वहाँ सुरक्षा है। चलिए सीधा सवाल, भारतीय किसान यूनियन के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं सभी समस्याओं का जो है समाधान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो है आपके चैनल का शुक्रिया बहुत बहुत। ये जो हमारे भाई हैं भाजपा, ये बहुत पुराने भाजपा ही नहीं है, ये नए भाजपा ही हैं। मैं इनसे जो है निजी भी वाकिफ हूँ। रही बात विकास की, अगर विकास बीजेपी ने किया तो फिर ये मथुरा, काशी, अयोध्या, फिर इनकी जरूरत क्यों पड़ गई? विकास के मुद्दे पर आओ ना 2022 में। विकास तो इनका जो है जग जाहिर है। इनके विधायकों ने, बीजेपी के विधायकों ने, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा का मैं बता दूं, इनके विधायकों ने एक पूरा घर तबाह और बर्बाद कर दिया। उसके गवाहों को ट्रक से कुचल के मारने की कोशिश करी। उन्नाव, हाथरस, कहाँ माँ बहन बेटियों की सुरक्षा?
झूठे वादे करके ही आए। 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। देश की हालत, देश के जितने भी सिस्टम थे सरकारी, वो तमाम इन्होंने बेच दिए। रेल इन्हें बेच दी, जहाज इन्हें बेच दिए। चलिए तमाम चीजों का इन्होंने निजीकरण, और अब मैं उसी बात, तमाम चीजों का इन्होंने निजीकरण कर दिया। आज देश के पास एक भी जहाज नहीं है। वो जहां से आई थी एयर इंडिया वहीं चली गई। विकास के मुद्दे, विकास तो है नहीं। अगर विकास होता तो विकास को लड़ते। दूसरा आरोप इन्होंने समाजवादी पार्टी के मैं उनसे कहना चाहूंगा, इन्होंने आरोप लगा कि समाजवादी पार्टी छोड़कर आपका परिवार ही नहीं रुक रहा है, या अपर्णा यादव पर सीधा तंज कस रहे हैं। देखो, मैं पहले तो आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जी, माइक ले लें आप जी, आपके चैनल का और तमाम साथियों का जी, कि आपने ये डिबेट रख करके बहुत अच्छा काम किया है। चुनाव के अंदर एक नई चीज़ पैदा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक घर संभालने और ना संभालने का मामला है, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र कायम है। लोकतंत्र के अंदर सभी को आज़ादी है कि वो अपने मन के मुताबिक कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी पार्टी के अंदर जा सकते हैं। जहां तक घर को संभालने का मामला है, अभी ये भी घर है भारतीय जनता पार्टी का जो भगदड़ बिछी है। अगर मैं यही सवाल करूं अपने काबिल दोस्त से, क्या आपने 5 साल जिन लोगों को लेकर के सरकार चलाई और सरकार चला करके जिन लोगों के हाथों से रेवड़ियां बंटवाने की कोशिश करते रहे, तो वो भी तो आपका घर था, तो वो क्यों नहीं रुके? इसलिए हम इसको ये नहीं मान करके चलते, जिसकी जहां मंशा होती है, जिसकी जहां इच्छा होती है लोकतंत्र में, वो वहां पर जाकर के। नहीं, बीजेपी के ऊपर एक आरोप लगता है कि जो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली वही जो है दूध का धुला हो गया, तो उसमें तो आप भी लिप्त हो गए, क्योंकि जो बीजेपी छोड़ कर है उसे आप भी ले रहे हैं। नहीं, देखो, मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूँ। हम दूध के धुले और गैर दूध के धुले की बात नहीं कर रहे। लोकतंत्र के अंदर सब लोग आजाद है। दूध का धुला या गैर धुला हो तब तक नहीं होता जब तक किसी को सजा नहीं हो जाती। मुकदमे कायम होना जी, वो किसी क्रिमिनल की निशानदेही नहीं है। आरोप तय होना कायम होते रहते हैं, और ये पॉलिटिकल मुकदमे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज चिल्ला रही है, न्यायाधीशन के ऊपर चिल्ला रही है, मदन भैया के ऊपर चिल्लाने का काम कर रही है कि साहब आपराधिक लोगों को जो टिकट देने का काम कर दिया समाजवादी पार्टी ने। मैं कहना चाहता हूं, जो टिकट आपने अब तक दिए हैं, 32 लोग उनमें ऐसे हैं कि जिन पे हाई क्राइम के मुकदमे कायम हैं, और उनको तो छोड़ दीजिए। जो इल्जाम लगाने वाले लोग हैं, जो इल्जाम लगाने का काम कर रहे हैं, आप उन्हीं की क्राइम हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। अभी आरोप तो समाजवादी पार्टी के ऊपर भी लगा। आदित्यनाथ जी की क्राइम उठा करके देख लीजिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उठा करके देख लीजिए। अगर इन सब चीजों पर आप जाने का काम करते हैं, तो आप शायद कहीं पर भी खड़े होने का काम नहीं हो पाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके का जो है पार्टियों के अंदर जो माहौल तैयार हुआ है, किस तरीके से पार्टी ने जो है, सभी पार्टियों ने किस तरीके का माहौल खड़ा किया है, कैसे इससे निपटा जाए? आम आदमी इसमें पिस रहा है, आम मतदाता पिस रहा है, यानी जो कल दागी थे वो आज साफ हो गए, जो आज साफ थे वो दागी हो गए। कैसे देख रहे हैं आप इसको? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छी डिबेट की शुरुआत की है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जनता पिस रही है, भाजपा क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है, बसपा क्या कर रही है, तो आम आदमी के पास तो फिलहाल एक ही ऑप्शन बचता है कि चुनाव आए तो वो अपनी राय रखे। चुनाव आपके सामने रिजल्ट को पता लग जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कह सकता हूँ कि कम से कम इस सरकार से जनता सुखी बिल्कुल नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाराजगी है, और जी, गहरी नाराजगी। जनता बिल्कुल सुखी नहीं है। नाराजगी का पता चलता है जनता के विरोध से। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जनता का समर्थन और सहयोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इसी तरीके से बरकरार है जिस तरीके से 2017 में था। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर जनता नाराज होती तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी होती। आज भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश में योगी जी को सबसे बड़ी संख्या में जनता पसंद कर रही है, और मेरा पूरा विश्वास है कि जनता के समर्थन और सहयोग से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है पूर्ण बहुमत की। और रही बात टीवी चैनल्स के माध्यम से आप लोगों ने सबने जानकारी है कि अभी जो जानकारियां हमें मिली हैं उनके माध्यम से भी जो ओपिनियन पोल आया है उसके माध्यम से भी हमें पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। एक सवाल मेरा बीजेपी के जो आप अध्यक्ष जी से है, अध्यक्ष जी जैसे ये दल बदलने का दौर चला
और इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जो श्रम मंत्री रहे, उन्होंने दल बदलने के साथ 3 मंत्री और 10-12 विधायकों की सूची, वो दल बदला उन्होंने। तो ये आरोप बीजेपी पे लगा है, दलित पिछड़ा शोषण हुआ है वहां पर। इसके लिए क्या कहेंगे सर? उसके लिए मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ा विषय तो इसमें ये था कि जिन लोगों को जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन की, उन लोगों को ये आभास हो गया था कि उनके टिकट कटने जा रहे, क्योंकि प्राइवेट तरीके से या जैसे भी जिन भी स्रोतों से पार्टी सर्वे कराती है उसके माध्यम से जैसे जानकारी हुई थी, तो उनको भी कहीं ना कहीं चीज़ की जानकारी हो गई थी, तो इसलिए वो लोग टिकट कटने से पहले ही पार्टी छोड़ करके चले गए। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य या उसके साथियों के जाने की, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और इसमें संगठन निर्णय लेता है किसको टिकट देना है किसको नहीं। ये एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ना ये थोपने वाला इसमें कोई नियम लागू होता। यहाँ संगठन तय करता है कि किसको टिकट देना है। चलिए, अब समाजवादी पार्टी के किस तरीके से समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है, क्या वादे हैं, क्या इरादे हैं, जनता को क्या लुभावने वादे दे रहे हैं? जिस तरीके से 2017 से लेकर 2022 तक बीजेपी ने वादे किए, जो मैदान में रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही जी। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव के 2 ही चीज़ें हैं, एक सरकार से दूसरी सरकार की तुलना करना। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार चली और 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली। जनता आज तुलना कर रही है कि 2012 से 2017 के बीच की चलने वाली सरकार में जनता के लिए ज्यादा काम किया गया या 2017 से 2022 के बीच में सरकार चलाने पर कोई जनता के लिए ज्यादा काम किया गया। 2014 के से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े उछल करके नारे लगा रहे थे, कूद करके नारे लगा रहे थे कि हम पीएम बनने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, चौकीदार बनने के लिए आए और ऐसा चौकीदार बनने के लिए आए जो ना खाएंगे ना खाने देंगे। और इस कार्यकाल में जितने घोटाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए हैं वो बेमिसाल है। जवाब देने का काम करें आपके ऊपर तो बहुत सारे घोटालों का आरोप लग गया। मैं इसका बता भी देता हूं आपको, मैं ये बता भी देता हूं जी। मैं केवल 6 घोटाला का जिक्र करूंगा, अच्छा, ज्यादा का नहीं करूंगा जी। सबसे पहले आदरणीय और सम्मान योग्य गुजरात से चल करके देश के नरेंद्र मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी जी ने बार बार एक ही बात कही जी कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं जी। और देश का प्रधानमंत्री मैं सिर्फ इसलिए बनना चाहता हूं कि मैं इस देश को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए किसी को ना खाने दूंगा ना खाऊंगा। लेकिन उनके कार्यकाल के अंदर जिस तरीके से घोटाले हुए उनकी वानगी में सिर्फ चंद उस पर आपको बताना चाहता हूं जी। सबसे नंबर 1 का जो घोटाला हुआ है वो बैंकों का हुआ है। अच्छा, जो बैंक गरीब आदमी को रोजगार देने का काम करते थे, गरीब आदमी के रोजगार को बढ़ाने का काम एक एक करके जवाब भी लेते रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, मैं बता दूं, ये जवाब देते रहेंगे जी। मैं एक घोटाले का जवाब देते रहेंगे तो उसका कोई वो नहीं है। सबसे पहले जो बैंक का घोटाला हुआ है, इनके एक नेता जिनको इन्होंने राज्यसभा में भी भेजा है, विजय माल्या, अच्छा, वो 9,000 करोड़ रुपए लेकर के भाग गया बैंक से। दूसरा इनका एक बहुत ही करीबी आदमी ललित मोदी, वो 7,000 करोड़ रुपए लेकर के चला गया। तीसरा इनका एक जो है छोटे मोदी के नाम से जाना था, नीरव मोदी नाम का, पंजाब नेशनल बैंक के 11,400 करोड़ रुपए लेकर के चला गया। और ये जो घोटाला हुआ है ये उन्होंने अपनी उससे नहीं बल्कि नहीं, इसमें सरकार का हाथ है। अच्छा, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इन्होंने एक ऐलान किया, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समय देखता है, बदलाव देखता है। इससे पहले भी घोटाले हुए होंगे दूसरी सरकारों में। उन सरकारों की वानगी ये है,
जो गत सरकार 2014 से पहले सेंट्रल में सरकार थी, उनके यहाँ घोटाला में ए राजा जेल में गए, अच्छा, कालमांडी जेल में गए, कनिमोजी जेल में गए, रामलिंगम राजू जेल में गए, सहारा श्री जेल में गए, विनोद गोयनका जेल में गए। यानी वो है जिनके नाम घटोले लगे थे। जवाब देने का काम करें। दूसरा, इनके राज में जी, सुने, इनके राज में विजय माल्या, ललित मोदी, संजय भंडारी, जितिन मेहता, नीरू मोदी, महल चौकसी, ये फिर हो गए यहाँ सर पे लेकर के। तो कौन सी ऐसा बदलाव है जी कि जो बदलाव की बात भारतीय जनता पार्टी करती है? नीरव मोदी, विजय माल्या, अभी हमारे मित्र ने अभी कहा कि बैंक घोटाला, उसके संबंध में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या के बारे में बताया, अगर भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त होता तो भारतीय जनता पार्टी देश छोड़कर, देश का पैसा लेकर देश छोड़कर जाने वालों के खिलाफ सख्त कानून न बनाती और उनकी संपत्तियों से वो पैसा वसूल ना करती। एक बात तो ये। दूसरी बात, बैंक के घोटाले की एक और बात कही। वैसे तो सवाल के ऊपर जवाब होना चाहिए, लेकिन कई सवाल आप एक बार जवाब देंगे। जी जी इन्होंने किए। मैं उनका यही कहना चाहूँगा कि जनता का पूरा विश्वास अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ है, क्योंकि उनको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सही तरीके से देश को सही दिशा में ले जाने का काम कर रहा है। अगर कोई गलत है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, अगर कोई सही है तो उसको कोई आँच नहीं होगी। जहाँ तक भाई का ये कहना है, मेरे दोस्त का, कि भरोसा बना हुआ है। भरोसा तो आपने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ छोड़ करके लोग दूसरी पार्टियों में किस तरह भाग रहे हैं। अगर भरोसा होता तो वो छोड़ करके ना भागते। जहां तक कानून बनाने का सवाल है, कानून आपने बनाए, कानून पहले से मौजूद है, सीआरपीसी के अंदर भी, आईपीसी के अंदर भी। गलत काम करने वालों को सजा देने का प्राविधान पहले से है। नया कानून कोई ऐसा नहीं कि आपने कोई नया कानून बना दिया। आप केवल प्रोपगंडा करते हैं, कानून ना बनाने का काम करते हैं, ना सजा देने का काम करते हैं। जवाब देने का काम करें जी। देखिए, मैं अपने संविधान का सम्मान करता हूँ, और रही बात कानून की, आज से पहले की जो सरकारें रही, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कानून का पालन करने और कराने में कोई कसर छोड़ी होगी, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं कमजोरी रही होगी, जिससे लोगों को वो दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जाना पड़ा। आज उन्हें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, गुंडागर्दी खत्म है। अगर कोई अपराधी है तो उसका घर जेल है या फिर उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है जी। जहां तक गुंडागर्दी का सवाल है, कानून व्यवस्था का सवाल जी, लखीमपुर की एक ही घटना है जी। बाप ने 2 दिन पहले ध्यान दिया, अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम किसानों को बता देना चाहते हैं, या तो वो अपना रवैया बदले, नहीं तो उनको हम ठीक करना चाहते हैं। 2 दिन के बाद उन्हीं के बेटे ने, किसान प्रदर्शन करने जा रहे थे, बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, कहीं तोड़फोड़ नहीं थी। मंत्री जी का बेटा आता है अपने साथियों के साथ और गाड़ी को सीधा चला करके रोंदता चले जाता है। उस घटनाक्रम को पूरे देश ने देखा, और उस घटनाक्रम को पूरे देश ने देखा। तो कानून व्यवस्था तो ये है। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ जी, कानून व्यवस्था तो ये है। चलिए एक एक करके। भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, किस तरीके से देख रहे हैं लखीमपुर घटना को? संतुष्ट है पूरी, जिस तरह से बीजेपी ने उनको गिरफ्तार किया और आज उन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनका लड़का जेल में है? ये जो हमारे बीजेपी के मित्र बैठे हैं जसवंत जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 2 दिन पहले उसने यूँ कहा कि मैं मंत्री होने के साथ साथ कुछ और नहीं हूँ, और 2 दिन के बाद उसके लड़के ने, अजय मिश्रा कहने के, जिस तरह से किसानों को जो है रोंदने का काम करा, किसानों को नहीं, देश की आत्मा को रोंदने का काम करा। इनकी क्या मजबूरी है? एसआईटी ने जो है रिपोर्ट दे दी,
SIT ने 120B का मुलजिम मान लिया अजय मिश्रा टैनी को। क्या इनकी मजबूरी है? बीजेपी के हमारे मित्र बैठे हैं, क्यों उसको? और किसान जो पिछले 1 सालों से 13 महीने तक किसानों का धरना चला, पूरा देश यही मान रहा था कि जिस बेटे का बाप देश का गृह राज्य मंत्री हो, क्या न्यायपालिका सही तरीके से काम कर पाएगी? क्या कहेंगे इसके बारे में? न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका, मैं तीनों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सही मायने में उनका अर्थ जनता को आज पता चला है। न्यायपालिका की मेरे मित्र अभी बात कर रहे थे कि वो अजय मिश्रा हो या अजय मिश्रा से भी बड़ी अगर कोई चीज़ होती होगी, चाहे वो हो, ये भारत के संविधान के तहत जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी, वो चाहे कोई भी हो। और उसमें जो संभव आवश्यक कार्रवाई थी, जो उसमें आवश्यक कार्रवाई थी, उसमें आवश्यक कार्रवाई की गई। किसान भाई, एक मिनट में मैं अभी एक बता दूंगा जी। संयुक्त किसान मोर्चे में सरकार ने जो किसान से वादे किए, 3 कृषि कानून वापस ले लिए। 3 कृषि कानून वापस लेने के साथ साथ किसानों से सरकार ने दूसरे भी वादे कि किसानों के ऊपर जहां जहां प्रदेशों में मुकदमे हुए उनको वापस लेना था। MSP पे जो है एक समिति का गठन होना था। अजय मिश्रा टैनी का भी एक मुद्दा उसमें था। अजय मिश्रा टैनी की क्या मजबूरी है मेरे साथी बताएं, क्यों नहीं उसको बर्खास्त किया गया मंत्रिमंडल से अभी तक? बताने का काम करें जी। एक प्रक्रिया होती है, जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन मैं किसानों का सम्मान करता हूँ क्योंकि किसान अन्नदाता है और किसान देश की रीढ़ होता है। उनका हम सब ने सम्मान करना चाहिए। पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके हमें किसान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि किसानों से देश चलता है। और रही बात आंदोलन की, आंदोलन में जो भी लोग रहे उनकी जो मांग थी, कुछ मांग जायज़ थी, कुछ या जायज़ नहीं थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगा कि ये चीज़ कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उसको किसानों के सम्मान को रखते हुए उन्होंने उन जो कृषि संशोधन बिल थे उनको वापस लेने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम समझाने में नाकाम रहे, नहीं समझ पाए, लेकिन उन जो कृषि बिल थे उनमें कोई खामी नहीं थी। तीनों बिल वापस शहीद हुए दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे। 750 किसान, 750 किसानों की जान गई, उनके परिवार वालों से कौन जवाब देगा? 750 किसानों शहीद। अब तो किसान वापस हो गए। आप तो किसान को जलील करने का काम किया। बीजेपी सरकार ने कहा खालिस्तानी है, माओवादी है, चाइना से फंडी मरी। किसान को तो जलील करने का काम किया। और गाजीपुर बॉर्डर पे टिकैत साहब को जो है गुंडे भेज करके उस धरने को जो है नेस्तो नाबूद करने का काम बीजेपी सरकार ने करने का काम किया। बताओ, जवाब दो। इस तरह की कोई घटना वहाँ नहीं हुई। अगर आज से पहले की, इससे भाजपा से पहले की सरकारों ने जो कानून की धज्जियां उड़ाई वो सब जानते हैं, जग जाहिर है। मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि और मेरे मित्र बैठे, आप उनसे भी सवाल करोगे। अभी भाई साहब एक मिनट, कहा था कि 2022 में हम किसान की आय 2 गुना कर देंगे। कहा किसान की आय 2 गुना? कि पंजाब में, इसी भारत का हिस्सा पंजाब है, उसमें किसान के लिए बिजली फ्री। हरियाणा में 17 रुपए पावर, 18 रुपए क्यों ना कर देते? किसान इतनी मांग कर रहे हैं तो कहा किसान तो तबाह कर दिया। चलिए एक-एक करके अभी मैं बता रहा हूँ कि आज से पहले, अभी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल बीच में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब से देश आज़ाद हुआ। उससे पहले जनता दल की, कांग्रेस की, बहुजन समाज पार्टी की और समाजवादी पार्टी की सरकार रही। 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार रही। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। कोई सवाल अगर आपके पास हो मुझे बताएं कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। और इस सरकार की बात, किसानों के लिए क्या किया। मेरे भाई कह रहे थे कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। ये किसानों की आय दुगनी खाते में डालकर नहीं होती है। बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी कृषि यंत्रों पर जो सब्सिडी 80% तक, 50% तक, एक मिनट में मैं अभी बात बता रहा हूँ, आप बाद में बता लीजिएगा अपनी बात। 80% तक की सब्सिडी कृषि यंत्रों पर किसानों को दी जा रही है। किसानों को पेंशन मिल रही है। अब रही बात खाद बीज पर सब्सिडी मिल रही है। किसानों 5 किलो निकाल लिया यूरिया के कट्टे में से, 50 किलो का कट्टा चोरी कर ली। ये तो सुनो, पता है ना, क्योंकि आज से पहले की जो सरकारें रही, समाजवादी पार्टी की रही हो या अन्य सरकार रही हो, किसी ने भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अगर पहल की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं इनसे पहले वो जो 50 किलो का कट्टा यूरिया का हुआ करता था, वो 5 किलो क्यों निकाल लिया इन्होंने? वो कहाँ गया? चलिए समाजवादी पार्टी जी, आपने क्या किया पूरे
5 साल पिछले? ऐसा है, मैं वो भी बताऊंगा कि हमने क्या किया जी 5 साल में और आगे के लिए क्या और करेंगे? इन्होंने 5 साल में क्या किया और आगे के लिए क्या करें। पहले तो मैं इनका ही बता दूं कि इन 5 सालों के अंदर एक घटोले का मैंने नाम लिया आपका बैंक घटोला, दूसरा जो घटोला इनका आया है वो राइफल घटोला है। अच्छा, राफेल। हाँ, राफेल घटोला का जो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपने उसको वो किया जी। राफेल का जो गत सरकार थी उस गत सरकार के अंदर जो राफेल का सौदा हुआ था वो सौदा हुआ था जनाब आपका 56,000 करोड़ और 56,000 करोड़ में 36 विमान आने थे मैं साजो सामान के जो मैं साजो सामान के उसमें आया था और इसी के साथ साथ जो है इन्होंने उसका वो किया नहीं 126 आने थे 126 विमान आने थे और उनमें से 36 विमान जो आने थे मैं साजो सामान के आने थे और बाकी जो आने थे वो हमारे देश में बनने थे उनकी तकनीकी लेकर के AHL जो हमारी सरकारी संस्था है उसको उस तकनीक के द्वारा साझे में उसको बनाना था। इन्होंने क्या काम किया उस जैसी सरकार इनकी बनी रातों रात उस सौदे को रद्द किया और सौदे को रद्द करने के बाद इन्होंने जो सबसे बड़ा काम उस पर करने के बाद किया केवल इन्होंने 56,000 करोड़ रुपए में 36 राइफल लेने का काम किया। एक तो सबसे बड़ा घटोला यह है कि जिसपे ये आज तक भी कोई जवाब नहीं दिया और इन्होंने हमारे देश में बहुमत के आधार पर इस बात को पार्लियामेंट के अंदर नहीं आगे बढ़ने दिया जबकि विदेशों के अंदर इनका आरोप सीधा इनका आरोप एक यही था कि किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया, हमने बहुत कुछ किया। मैं वो भी बता रहा हूँ वो सब बता दूंगा आपको। आप इनका तीसरा नोटबंदी है जो बहुत बड़ा घटोला है। 5 दिन के अंदर अंदर आज के मौजूदा गृह मंत्री ने जो नोट की तब्दीली की है ट्रांसफर किया है वो उन्होंने किया है 74,559 करोड़ रुपए 5 दिन के अंदर इन्होंने बदल दिया। अच्छा, क्योंकि वो कोऑपरेटिव बैंक गुजरात के डायरेक्टर होते थे। एक एक करके जवाब ले लेंगे। डायरेक्टर मैं पहले बता दूं फिर ये सारे घटोलों पर जवाब देते रहिए। फिर सारा जो है अगर कोई ऐसी बात हो आप तो तरीका नहीं सही है ना ये, आप तो पेपर लेकर के बैठे। 11 कोऑपरेटिव बैंकों से जी जो नोट बदले गए हैं 5 दिन के अंदर अंदर ये बदले गए 3,11,851 करोड़ रुपए इन्होंने बदल दिए। चौथा जो इनका सबसे बड़ा घटोला है वो अडानी थर्मल पावर का है। अडानी थर्मल पावर जो इन्होंने झारखंड में लगाने की बात की थी वहां इन्होंने सारे कानून बदल दिए और सारे कानून बदल करके उनको ये अथोराइज कर दिया कि वो अपनी मर्जी से बिजली के दाम तय करेंगे। अच्छा, अपनी मर्जी से बिजली के दाम लेंगे उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। एक एक करके जवाब ले लेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी, जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं मैं बता दूंगा सब जवाब देंगे एक एक करके। उसमें 5वां जो घटोला है जो बहुत बड़ा इस देश के अंदर धोखा है वो फसल बीमा योजना है। किसानों से पैसा काटा जाता है फसल बीमा योजना के तहत और जब किसानों की फसल तबाह और बर्बाद हो जाती है उनको नहीं दिया। 2 साल में इन्होंने 2 साल में इन्होंने जो फसल बीमा योजना के नाम पर लिया वो लिया इन्होंने 47,408 करोड़ रुपया इन्होंने उगाही की। अच्छा, किसान से और इन्होंने जो तथाकथित अपनी बैलेंस शीट देने का काम किया किसान को कितना दिया कितना नहीं दिया लेकिन हम इन्हीं की बैलेंस शीट बताने का काम कर रहे हैं। वो इन्होंने दिया है 31,613 करोड़ रुपया। अच्छा, 47,408 करोड़ उगाही कर ली और किसानों को ये बता रहे हैं कि साहब हमने 31,613 करोड़ रुपए दिए बाकी कहाँ गया। आपने जो नोटबंदी की बात की नोटबंदी का घोटाला जो बताया जबकि सत्ताधारी पक्ष ने ये कहा है कि नोटबंदी घोटाला नहीं वो काला धन वापस लेकर आए जो जमा धन लोगों ने इकट्ठा करके रखा हुआ था उसको हमने वापस लाया उसको बदलाया। आपको ये मालूम होगा 2014 से पहले
बार बार जो देश के प्रधानमंत्री बनने के सपना देख रहे थे और फिर बने हैं, उन्होंने एक ही बात कही कि हम विदेशों से काला धन लेकर के आएंगे। हमें ये बताया जाए कि 6 साल के अंदर विदेशों से कितना काला धन आया, जनता को बताएं। अच्छा, आपके ऊपर पूरे आरोप लग रहे हैं। मैं असल में मेरे दोस्त मुझे बोलने देंगे तब मैं जवाब दूंगा ना। जब जवाब मुझे बोलने का मौका मिले। कोविड के नाम पर सबसे बड़ी ठगी हुई है, कोविड-19 के नाम पर सबसे बड़ी ठगी हुई है। कोई ऐसा सरकारी संस्थान नहीं छोड़ा। इसमें सवाल बहुत ज्यादा हो गए। जवाब ये ठीक नहीं है जी, जवाब देने का काम करें। अभी कहा था कि मोदी जी ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं देश की चौकीदारी करूंगा। मोदी जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो बात उन्होंने ये नहीं कही कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो। भाई, ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है जो देश में काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है कि किसको प्रधानमंत्री के लिए रखना है और किसको किसके लिए रखना है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जनता ने समर्थन दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी ने देश में विकास यात्रा को आगे बढ़ाया, कानून व्यवस्था को मजबूत किया, अपराध पर नियंत्रण किया, और देश की सुरक्षा और सम्मान और स्वाभिमान के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। आज उसी का परिणाम है कि जनता ने पहले 2014 में नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, उसके बाद 2019 में नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, और प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की भारत के अंदर बनी। दूसरा मुद्दा, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि घोटाले, एक बैंक घोटाला बताया इन्होंने, और एक वो बताया था इन्होंने राइफल घोटाला और नोटबंदी। चलो, राइफल घोटाले पे बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन क्योंकि हमारे चैनल के पास समय कम है, नोटबंदी पर मैं कहना चाहता हूँ कि नोटबंदी में वास्तव में अभी हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि नोटबंदी का उद्देश्य काले धन को निकालना था। एक उद्देश्य वो था, लेकिन नोटबंदी का सबसे बड़ा उद्देश्य जो था, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा कि एक हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा व्यापार जो है वो नकली नोटों का है, और उस नकली नोटों से आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण मिलता था, पत्थरबाजी होती थी। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नोटबंदी की गई। देश की जनता परेशान हुई, कुछ समय तक परेशान हुई, लेकिन उनके लिए वो परेशानी कुछ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पता था ये कहीं ना कहीं देश हित में है, राष्ट्र हित में है। दूसरा एक और मुद्दा घोटाले का, राफेल के बारे में अभी कह रहे थे। राफेल अत्याधुनिक यंत्रों से लैस फाइटर जेट है, और उसकी आवश्यकता भारत महसूस कर रहा था, भारत की सेना महसूस कर रही थी। इसलिए मोदी जी ने, और जो हमारा सेना के वो हमारे CDS रहे हों, ज़्यादा रेट उसके लगाए गए। अगर कोई घोटाला हुआ तो इन पार्टियों ने उन घोटालों को उजागर क्यों नहीं किया? अब से पहले जो सरकारें आई, तमाम तरह के घोटाले हुए और वो उजागर हुए। पूरी हो गई। चलिए जी, एक सेकंड, लोकल स्तर पे बात करते हैं। लोकल स्तर पे बात करेंगे। एक सेकंड के लिए हमारे साथ हमारे समाज सेवी चौधरी लोकेश जी भी मौजूद हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष सत्ता पे आरोप लगा रहा है, सत्ता विपक्ष पे आरोप लगा रही है। आप समाज सेवी जी से जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इस बारे में। धन्यवाद। मैंने जो भाई साहब ने कहा, जो उन्होंने जवाब दिया, सारी चीज़ सुनी है। एक एक पॉइंट पे मैं कम से कम 1.5-2 घंटा बोल सकता हूँ, इनके जवाब के ऊपर भी, इनके सवाल के ऊपर। लेकिन मैं 3 चीज़ पकड़ता हूँ, आप भी ध्यान दें। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं चाहा था वो PM बने। आप गलत कह रहे हैं। जिस वक्त मनमोहन PM थे, उनका लाल किले भाषण चल रहा था, पैरेलल भाषण गुजरात में लाल किले का सेटअप लगा, क्यों चला गया था? जवाब है किसी के पास? कितनी बड़ी इच्छा थी उनकी PM बनने की, जो एक CM होते हुए लाल किले का सेटअप लगा के गुजरात में उन्होंने भाषण दिया था। ये ओपन बात है। आप आ जाओ राफेल के ऊपर, एक छोटी सी बात है। तो राफेल 500 करोड़ का जहाज आना था, वो 1650 करोड़ का आया। ये तो सीधा से साजो सामान लगाए, सीधा मतलब ये हो गया कि जो आपकी जो कार की कीमत तो 3 लाख है, लेकिन 5 लाख उसमें सीट बेल्ट वगैरह के लिए लगा दिए गए। ये कौन सा तरीका भाई? ये तो कोई हिसाब नहीं होता। और वैसे भी जो भाई साहब ने बताया, बहुत सारे जवाब इनके ऐसे हैं जिन पर हर तरह भाजपा फंसती है। इन्होंने कहा कि उस पर जांच क्यों नहीं कराई, आरोप विपक्ष ने उसका घोटाले को खोलने की कोशिश क्यों नहीं? कहाँ करते कोशिश? संसद में आपने JPC तक नहीं बनाने दी। कोर्ट में वो मामला जैसे जो हुआ, जो तब वो थे जज हमारे, वो बाद में कहाँ है? सबको पता राज्यसभा में किसकी तरफ से बैठे हुए, तो कहाँ है? चलिए बात कर लेते हैं जनपद सहारनपुर के गंगो विधानसभा की। गंगो विधानसभा को कैसे देख रहे हैं आप लोग? गंगो विधानसभा के बारे में बताइए।
मौजूदा विधायक से कितने संतुष्ट हैं? जी मौजूदा विधायक चौधरी किरत सिंह जी हैं, उनसे कितना संतुष्ट है? देखिए, जब विधायक जी का टिकट हुआ था तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि फिलहाल ये विधायक जी कुछ कर पाएंगे, और हालांकि बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। लेकिन आज सच ये है कि उनसे लोग बहुत हद तक संतुष्ट हैं, ये सच है, क्योंकि मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। किरत सिंह तो लोग बहुत ही तरह संतुष्ट है। और जहाँ तक बात चुनाव की है, मेरा अपना मानना है कि चुनाव में टक्कर सिर्फ इंद्रसेन और किरत सिंह के बीच के अंदर है। अब जीत कौन पाएगा मुझे नहीं पता। किसान यूनियन के नेता भी हैं, किस तरीके से किसान यूनियन का स्टैंड रहेगा गंगो विधानसभा पे? हर घर तक किसान यूनियन की पकड़ है, किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, आज भी हमारी मासिक पंचायत थी जिले पर, और हमारा संयुक्त मोर्चे का 31 में जो है धरना प्रदर्शन है जो मिश्रा कहने को लेकर। किसान यूनियन ने तो जो है 13 महीने तक झेल लिया। तो जो सरकार किसानों का अहित करती है, और जिस सरकार ने किसानों को इतना तंग किया, और बात यहाँ तक पहुंच गई 750 किसान शहीद हो गए, तो किसान बिरादरी, आपके नेता राकेश टिकैत जी बार बार एक बात भी कहते हैं कि हर किसान समझ गया, वो अपने हिसाब से काम कर लेगा, समझ गया। तो वो क्या है वो फार्मूला? मतलब क्या गंगों में भी उसका असर है? क्या रहेगा उसके बारे में? किसान बौड़ा नहीं, सारा पता किसान ये जाओ तो इनका स्वागत होना शुरू हो गया। कहाँ स्वागत? कहीं बहुत अच्छा बता रहे, सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे कि उनकी छवि कुछ हद तक अच्छी रही यहाँ पे। मेरे के लिए एक आदमी से तय थोड़ा ही हो जाएगा हाँ, पैमाना। ये तो सरकार 7 साल इन्हें भारत सरकार में हो गए, 5 साल का कार्यकाल इन्हें किस यहाँ तरीके से इनकी इंतजार कर रहे हैं, जाओ तो ही है। देखिए, मैं बता दूं, यहाँ अगर बात करें, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो उपचुनाव में जीते थे चौधरी किरत सिंह मौजूदा विधायक हैं, और बहुजन समाज पार्टी की ओर से यहाँ काजी नौमान मसूद को अपना प्रत्याशी बनाया है। चौधरी इंद्रसेन को समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया है। तो हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से, जो आपका बहुत छोटा सा कार्यकाल चौधरी किरत सिंह करा, और ये अभी किसान यूनियन के नेता बता रहे हैं कि विरोध होना शुरू हो गया है। 2.25 साल लगभग चौधरी किरत सिंह जी को यहाँ विधायक बने हुए भारतीय जनता पार्टी से, और चौधरी किरत सिंह जी ने अपनी मेहनत के दम से जनता के बीच में रहकर उनके दुखों को समझा, और उनकी समस्याओं को समझा, और उनकी समस्याओं का निस्तारण किया, और क्षेत्र में विकास किया। और उसी के आधार पर आज जनता पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा उनके साथ है। उन्होंने एक ऐसी छवि प्रदर्शित करने का काम किया गंगो विधानसभा क्षेत्र में, ये बताने का काम किया कि सही मायने में जनप्रतिनिधि कैसे होते हैं। समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं, किस तरीके से समाजवादी पार्टी अब मैदान में आ रही गंगो विधानसभा पर? और आरोप ये लग रहा है, हमने बहुजन समाज पार्टी के नेता से बात की, वो बता रही कि वो 3रे नंबर के कैंडिडेट है, 3रे नंबर के कैंडिडेट हैं। आप ज़्यादा हतोत्साहित हो रहे हैं क्या? किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, जहाँ तक विधानसभा गंगो का सवाल है, मैं यहाँ पर कैंडिडेटों की क्या छवि है और क्या छवि नहीं, इस पर नहीं जाना चाहता। ये चुनाव उन मुद्दों के ऊपर होने वाला है जहां प्रदेश की सरकार बिगड़ती और बनती है। ना यहाँ किरत सिंह की छवि आएगी काम, ना इंद्रसेन की आएगी, ना ही नौमान मसूद की आएगी। ये सीधा सीधा चुनाव जो है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार बनने और बिगड़ने का है। और उत्तर प्रदेश की सरकार 2 ही मुद्दे सामने हैं जिनसे तुलना की जाएगी, 2012 से 17 का और 2017 से 2022 का। इन दोनों में जिन पार्टियों की सरकार रही, इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में आज लड़ाई। किसान बेल्ट अच्छी खासी है, किसानों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं? हम वो सब जी। तीसरी जो पार्टी है यहाँ, तीसरी पार्टी ने तो अपना एजेंडा खुला कर दिया। बहुजन समाज पार्टी ने, उसने तो अपने कैंडिडेटों से साफ तरीके से अपने वोटर को एक मैसेज कर दिया है कि मैं समाजवादी पार्टी को मेरा कोई वोटर सपोर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा है, वो कहां जाना चाहती है जनता और किसान इसको जान चुका। अब लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की है। किससे मुकाबला मानकर चल रहे भारतीय जनता पार्टी? पिछले जी बताइए। वैसे तो हमारा मुकाबला यहाँ किसी से नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से जनता के बीच में कोरोना काल के दौरान भी, चाहे वो वैक्सीनेशन के माध्यम से, चाहे
राशन किट के माध्यम से या दवाइयों के माध्यम से जिस तरीके से जनता की सेवा करने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि क्षेत्र की जनता। खादर क्षेत्र में बहुत सारे रोड अभी जो है बिल्कुल खस्ता हाल में है। यमुना से सटा हुआ जो अपना इलाका बहुत है, सारे कलाओं चाहे जो इतना भी बहुत सारे रोड बन चुके, अभी कुछ जो नहीं बने वो प्रस्तावित हैं। उन पर निकट भविष्य में जैसे ही अधिसूचना का समय पूरा होगा, आचार संहिता का समय पूरा होगा, उसके बाद में उन पर काम लग कुछ सड़कों पर काम लग भी चुका है। रही बात इस क्षेत्र के अंदर पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत बड़ा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले गुंडागर्दी चरम पर थी, आज सब लोग दिन रात किसी भी समय, माँ बहन बेटी किसी भी समय कहीं भी आ जा सकती हैं, किसान भाई किसी भी समय आ जा सकते हैं। बिजली पानी। मैं आपको बीच में रोक दूं, नजदीक का गांव है मैनपुरा जी, यहाँ दिन दहाड़े 2 मर्डर हो गए, आज तक खुलासा नहीं हुआ। इसको कैसे देख रहे हैं? इसको मैं कानून व्यवस्था को लेकर जो आप बात, अगर हम ये सवाल बनता है ना, आपराधिक घटनाओं का जिक्र करें तो पहले की सरकारों की अपेक्षा ये नहीं, यहाँ बहुत लंबे समय से अराजकता का माहौल था, गुंडागर्दी, और यहाँ पर जिस तरह का माहौल था वो देखने लायक नहीं था। उसी से तंग आकर के यहाँ गंगों में गुंडागर्दी थी, इसको सवाल को हम समाज सेवी से भी पूछना चाहेंगे, या बताइए ये गंगों में गुंडागर्दी थी या नहीं थी? जी हमारे भाई गंगों की गुंडागर्दी को लेकर अगर आपको देखना है तो मायावती का 2007 से 2012 का शासनकाल देख लीजिए, 0 क्राइम था। रही बात अखिलेश के ज़माने में, अखिलेश के ज़माने में एक बार गुंडागर्दी रही होगी, लेकिन बाद के दौर में उन्होंने कंट्रोल की थी। और जिस बहाने से गुंडागर्दी के नाम पे क्या चीज़ चलती है, राजनी वगैरह, राजनी वगैरह के लिए 100 नंबर कौन लेकर आया था? अखिलेश लेकर आए थे। वो जब 100 नंबर चालू तो राजनी बंद हुई थी। अगर आप तो पत्रकार रिकॉर्ड निकालिए, 2016 अक्टूबर से पहले अपराध था, लेकिन बाद में अपराध बंद हुआ। ठीक चुनाव से पहले अपराध अगर आप एकदम ऊपर हो गया था, क्यों? सोचने वाली बात है, कहाँ से आता था अपराध और कौन से अपराध हुए थे? रही बात फिलहाल की, आप मैं इसी सरकार के गंगों की बता रहा हूँ। लाला प्रदीप तायल, उनकी बीवी की चैन छीनी गई। घोड़े वाले लाला जी, उनकी बीवी की चैन छीनी गई। सरेराम दिन दाड़े छीनी गई। तो कहाँ कंट्रोल है? कितने मर्डर यहाँ हुए? अच्छा, सबसे नशा, और नशा का आप क्या करेंगे? सरकार तो लगातार कह रही है कि हमने क्राइम पे कंट्रोल किया है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक चीज कह सकते हैं कि वो जो गुंडागर्दी होती है ना, दबंगई किसी खास समाज की कम्युनिटी की होगी, केवल आप उसे तो कंट्रोल कर सकते, क्राइम तो कंट्रोल हुआ नहीं है। नशा कहाँ कंट्रोल है? आप रोज बोलते हो नशे के बारे में, बताइए कहाँ कंट्रोल है? बड़ा आरोप भारतीय किसान यूनियन के नेता से। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि गुंडागर्दी थी। आज गंगो थाने में अगर 2021 के मुकदमों का वो देखें तो 700 के लगभग जो है मुकदमे दर्ज हुए 2021 में। जाके देखो कितने आपराधिक मुकदमे हैं, कितने अपहरण के हैं, कितने बलात्कार के हैं, उनमें पता लग जाएगा कितना जो है क्राइम कंट्रोल में है। अभी यही तो बैठे थाना, यहाँ 10 कदम पे जाके देख लो। शायद मेरे दोस्त ये भूल गए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी तो यहाँ पुलिस तक भी सुरक्षित नहीं थी। पुलिस के कई कांस्टेबल भी मरे, शिकार हुए, और यहाँ चौकियाँ तक बंद हो गई थी। और 8 सिपाही वहाँ मार दिए इसी सरकार ने। मैं गंगो विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं, अगर मैं गंगो विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो गंगो विधानसभा क्षेत्र के अंदर वर्तमान समय में कोई आपराधिक घटनाएं, अगर कोई रंजिशन कोई एक आध घटना रंजिशन होती है, नहीं तो अपराध और अपराधी या तो खत्म हो गए या क्षेत्र छोड़कर, प्रदेश छोड़कर चले गए। समाजवादी सरकार में आपका कहने का, समाजवादी सरकार में है वो जो पुलिस अनसेफ थी वो समाजवादी सरकार के दौरान की बात नहीं है, वो बसपा के दौरान की बात है। और वो एक खास गैंग की पुलिस की रंजिश थी, आम आदमी सुरक्षित था उसमें। मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। ये बार बार समाजवादी पार्टी को टारगेट करने के लिए उसमें क्राइम, समाजवादी पार्टी के टाइम के अंदर अगर छोटी भी घटना हुई तो वो घटना भी इनरोल्ड हुई है। किसी अखबार के ऊपर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं थी कि वो किसी क्राइम को ना दिखाए। 5 साल के अंदर जो यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर और खासतौर से गंगों के अंदर ये क्राइम को नील बताने की बात कर रहे हो। छीना झपटी के केस नहीं उसमें क्या नाम इनरोल्ड हो रहे। और सबसे बड़ी चीज जो है, देश के प्रधानमंत्री ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग जी, जितनी बदहुमती और बेइज्जती और जलालत इनके 5 साल के कार्यकाल के अंदर बेटियों की हुई है,
जिंदा जला दी गई, उनके ऊपर बलात्कार की घटनाएं हुई है, आप उनको बजाय इनरोड करने के उनको मैनेज करने पर लगे हुए हो कि क्राइम को नील दिखाया जाए। नंबर एक बात है जी। दूसरे नंबर पर बात यह है, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मैंने फिर कहा था, आप उस क्वेश्चन को फिर उस पर हो गए हो हमला, कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के अंदर आम आदमी, चाहे पेंशन की बात हो, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, रोजगार, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, किसानों को उसकी फसलों का सही तरीके से दाम देना, कानून व्यवस्था हो, कोई भी हो, अपने मियां अब तो कोई फायदा नहीं है। अब पूरी तैयारी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल में वृद्धा पेंशन क्यों बंद की, आपने विकलांग पेंशन क्यों बंद की, आपने छात्रवृत्ति क्यों बंद की, आपने नौजवानों को जिन्होंने MBA किया, MCA किया, जिन्होंने हायर डिग्री लेने का काम किया, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया जी? आप तो रोजगार पर आए थे कि हम प्रत्येक वर्ष, देश का प्रधानमंत्री चिल्ला करके कहता था जी, छोटा कर सवाल को छोटा कर लो, जवाब भी लेना है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी जी। फिर बड़े जो कितने लोगों को रोजगार दिया? देश का मुद्दा है जी, वो देश का मुद्दा। अभी पेंशन के संबंध में हमारे मित्र ने बात की, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन। अभी इन्होंने कहा कि पेंशन खत्म करने का काम किया। पहले इससे पहले की सरकार में वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन 300 रुपये हुआ करती थी। आज वृद्धा, विधवा, उसके बाद में वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 500 रुपये पर मंथ हुई, और अब वही पेंशन 500 से 1000 रुपये का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। अभी मेरी बात सुन लीजिएगा आप, अब 1000 रुपये करने का काम किया, और उस चीज़ का पता चलेगा जो लाभार्थी हैं, जो उसके हकदार हैं, जिनको वो लाभ मिल रहा है, उनसे मिल करके। मन घड़त बातों से कुछ होने वाला नहीं, जनता सब समझती है, जनता सब समझती है। और रही बात अभी एक बात और इन्होंने एक विषय पर चर्चा की थी कि किसानों के लिए उनके उसमें, तो किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपये प्रत्येक वर्ष से, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, भारतीय जनता पार्टी ने पहल की, किसानों के सम्मान को बढ़ाया। और 6000 रुपये एक छोटी राशि नहीं होती, और ये बहुत बड़ी रकम, अगर हम देश की बात करें तो बहुत बड़ी रकम, कई हजार करोड़ रुपए, 36,000 करोड़ रुपए की राशि। सर मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा जी। केवल यूपी के, चूंकि मामला यूपी का ही चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 6000 रुपये साल में आता है किसान के पास, लेकिन इसी सरकार ने केवल देहात की बिजली के रेट 2.5 गुना बढ़ाए थे। लगभग 18,000 एक आदमी के ऊपर वो बर्डन पड़ा था एक्स्ट्रा। 6000 आपने दिया, 18 आपने ले लिया, यानी 12 लिया, वोट भी लिया। ये कौन सी पॉलिसी भाई? अच्छा चलिए इसको छोटा, हाँ इसका जवाब देते बहुत शॉर्ट में। फिर बिजली पर अभी सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं, मेरे मित्र ने बताया कि बिजली के दाम बढ़े, लेकिन बिजली भी तो मिली। शहरों की भांति ग्रामीण अंचल में भी बिजली मिलने का काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल बिजली के थे उनको आधा करने का काम किया, अभी कुछ ही समय पहले घोषणा हुई है जी। इन्होंने कहा ना कि सरकारी बिजली मिली है, ऐसा नहीं है। आप पूरा इतिहास देखिए, 2007 में जब मायावती आई थी, उससे पहले प्रदेश में 7-8 घंटे सप्लाई बड़ी मुश्किल मिलती थी। उन्होंने पहली बार काम किया, इसमें कोई शक नहीं। मैं महिपाल माजराज नहीं है, उन्होंने अपने इलाके में बहुत तगड़ा काम किया था। उन्होंने पावर प्लांट बनवाए, उनके राज में बाद 12 घंटे सप्लाई हुई थी। अखिलेश के राज में सप्लाई 14 घंटे शुरू हुई थी, और 1 अक्टूबर 2016 से 18 घंटे देहात में बिजली थी। दाम हमसे 2.5 गुना कम था। ये सच्चाई, आप रिकॉर्ड चेक करा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन के आखिरी मोड़ पर आते हैं। क्या स्टैंड गंगो विधानसभा पे रहेगा किसान यूनियन का, और खासकर किसान जो बिरादरी है इसका क्या रुख रहेगा? सीधा सवाल, 2022 का चुनाव नजदीक है, क्या समाजवादी पार्टी से खुश होकर जो वादे कर रहे हैं, क्या का भी और मजदूर का भी स्टैंड साफ है? आम आदमी, क्या स्टैंड है? आम आदमी त्रस्त है, महंगाई का मुद्दा है। हाँ, महंगाई से लोग आगे जा रहे हैं। इन्होंने जो है ये डंका पीट रहे कि हमने फ्री राशन बंटवा दिया। जब कांग्रेस सरकार 2013 में खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आई थी,
तो माननीय नरेंद्र मोदी जी उस टाइम जो है गुजरात के सीएम हुआ करते थे, और सबसे बाद में खाद्य सुरक्षा अगर लगी है इस देश में तो गुजरात में लगी। खाद्य सुरक्षा गुजरात में ने सबसे बाद इस योजना के मुखालिफ थे ये, और वो भी क्यों लगी कि गुजरात के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, कि ये रिकॉर्ड की बात है, चीफ सेक्रेटरी को बुलवा के पूछा कि गुजरात भारत का हिस्सा है या नहीं। उन्होंने कहा कि गुजरात भारत का हिस्सा है। फिर उन्होंने कहा कि जब देश की सदन ने कानून पास कर दिया तुम क्यों नहीं लगाते। आज ये डंका पीट रहे, हमने फ्री राशन बंटवा दिया, ये तो इसके विरोधी थे। नहीं, आप बीजेपी ने किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, इससे भी तो आप खुश होंगे। और भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए दिया, सब्सिडी दे रहे हैं। ये बेइज्जती कर रहे हैं। चलिए, अच्छा क्या स्टैंड रहेगा, बस अब तो आखिर पे आ जाओ, क्या स्टैंड। ये जो कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हाँ, हमारे पास समय बहुत कम है। गंगो विधानसभा पर क्या स्टैंड रहेगा? स्टैंड साफ है, सब समझ रहे, और तारीख का इंतजार कर रहे हैं, बस क्लियर हो जाएगा 10 मार्च में। आप देख लो क्या क्लियर हो जाएगा, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। क्या विदाई है, 10 मार्च में साफ हो जाएगा काम जी। क्या आपसे भी फिर आप भी जवाब देंगे जी। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के साथ गंगो विधानसभा पर है, बहुत शॉर्ट में? हाँ बिल्कुल, बहुत शॉर्ट हाँ। में बता रहा हूँ मैं। समाजवादी पार्टी में बिल्कुल इस पर स्टैंड है, और ये गंगो विधानसभा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम 300 यूनिट शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में फ्री बिजली देने का काम करेंगे। पहली मीटिंग में सरकार बनते ही 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरे, जितनी भी पेंशनें हैं उन सबको पहली मीटिंग के अंदर ही बहाल करने का काम कर दिया जाएगा। तीसरी, जितनी हमारी शिक्षा मित्र हैं, आशाएं हैं और दूसरी इस तरीके की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को हम परमानेंट नौकरी देने का काम करेंगे। तीसरी, एमएसपी पर हम 100% खरीद एमएसपी पर करेंगे, और किसान की क्या नाम फसल खरीदेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इन 5 साल के कार्यकाल के अंदर किसान से फसल न खरीद करके और लालाओं से या आड़तियों से उस फसल की खरीदारी करने का काम किया और उसको बढ़ाने का काम किया, ये हम कतई नहीं होने देंगे। चौथी, पांचवी उसमें मामला यह है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, हम उत्पीड़न कम करेंगे, और यूपीए जैसे करूर कानून को अच्छा खत्म करने का काम करेंगे, जिसमें पुलिस को अथाह पावर ये दे दी गई कानून से भी, संविधान से भी ऊपर उठ करके, कि वो बगैर किसी के वारंट के, बगैर किसी के को बताए हुए, वो कभी भी और किसी भी वक्त किसी के भी घर में सीढ़ी लगा करके कूदने का काम करेगा। हम इसको तुरंत खत्म करने का काम करेंगे। ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद इस पर काम होगा जी। समाजवादी पार्टी, हम जैसे रिपोर्टिंग करते हैं, जाते हैं, तो एक कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत बड़ा इशू। हाँ, समाजवादी पार्टी ज्यादा घिरती नजर आती है इसमें, समाजवादी घिरती नजर आती है। और हम जब बात सत्ताधारी करते हैं तो एक विपक्ष भी का जो आम व्यक्ति है वो भी ये कहता है कि नहीं, कानून व्यवस्था पे बड़ा शिकंजा है सत्ता का। तो इसको लेकर समाजवादी कहाँ खड़ी है? इसको आम आदमी भी मानकर चल रहा है कहीं ना कहीं। तो कानून व्यवस्था पे वो ऐसा कौन सा काम करेगी जो सत्ताधारी बीजेपी को वो भुलाने का काम करेंगे? कानून व्यवस्था का 100% पालन किया जाएगा। और अगर गत पिछली 5 साल की सरकार में, जो समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर कुछ खामी कानून व्यवस्था को लेकर के लोग महसूस भी कर रहे हैं, आने वाली सरकार जो 10 मार्च के बाद बनने वाली सरकार है, उसमें वो कमी नहीं नजर आएगी आपको। समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई विपक्षी पार्टियों के पास कोई और दूसरी बात कहने का कोई भी एजेंडा नहीं है, कोई भी काम नहीं, उनके पास कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता आपको पूर्ण बहुमत में लेके आ रही है? उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बना रही है, और इस पर बना रही है कि उन्होंने 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का काम कार्यकाल देख लिया। इन्होंने केवल सांप्रदायिक एजेंडे पर सरकार बनाने का काम। चलिए बिल्कुल हो गया। और सांप्रदायिक किस तरीके से देख रहे हैं, आखिरी मोड़ पर हैं, समाजवादी पार्टी वाले भी अपना वादा कर रहे हैं, इरादे लेकर आए, और सांप्रदायिक एजेंडे को छोड़ करके अब पेट की भूख पर काम। चलिए हो गया जी। आप जी, आखिरी मोड़ है और हम आखिरी सवाल आपसे ही कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी कानून व्यवस्था का भी जो है मुद्दा लेकर आ रही, किसान और न जाने क्या क्या, और समाजवादी पार्टी वाले भी, भारतीय किसान यूनियन के भी लोग नाराज हैं,
तो आपका स्टैंड क्या है, सामाजिक स्तर से किस तरीके से देख रहे हैं? सत्ताधारी पार्टी के पास तो सपा के खिलाफ वास्तव मुद्दा सिर्फ एक ही है, कानून व्यवस्था, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि हर जगह सत्ताधारी पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी बेहतर थी, बढ़िया सरकार थी, पढ़े लिखों की सरकार थी, मूर्खों की सरकार, अनपढ़ों की सरकार कम से कम नहीं थी। दूसरी बात, फिलहाल मुझे लगता है, आम जनता को भी लगता है कि अखिलेश बढ़िया सीएम थे, आखिर क्या हुआ, क्यों चले गए? तो सबको ये लगता है कि नहीं, इस बार अगर अखिलेश आते हैं तो कम से कम जिस मुद्दे पर उनकी सरकार की एक ही मात्र मुद्दे पर कहती है, यही सच है, तो कम से कम वहाँ वो ढील नहीं करेंगे, और करेंगे तो फिर राजनीति नहीं पता फिर ABCD। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार निकल के कुछ विश्वास जनता के अंदर बना रहे हैं वो अपना। हालांकि अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इसको लेके कोई रोड मैप वो देंगे, जैसे अपनी पेंशन स्कीम को दे रहे हैं, बिजली को लेके दे रहे हैं, शायद इस पे भी देंगे। और अगर वो देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनकी सरकार नहीं बनेगी। 150 सरकार बनने जा रही है, मेरा मानना है। देख रहे हैं बहुत सारे आरोपों से घिरे हुए आने वाला दौर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से आशा की थी, उनकी आशाओं पर खरा उतरते हुए प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे, हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जो सड़कों का जाल बिछा है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, और इससे भी हटके प्रत्येक प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज, और प्रदेश के अंदर 2 एम्स, इसके अलावा कई कानून व्यवस्था के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। विकास के मुद्दे को लेकर, विकास की यात्रा जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आगे बढ़ी है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हम जनता के बीच में जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान और तमाम बातों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है, NDA की धमाकेदार वापसी हो रही है, और अब की बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ऐसी मुझे अपने प्रदेश की जनता से पूरी आशा और उम्मीद है। अध्यक्ष जी, जो दलित और पिछड़ों की बात हो रही है, जो ये तूफान वहां लखनऊ से चला और ये पूरे प्रदेश में दलित पिछड़ों के शोषण की बात हो रही, इसका गंगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या गंगों पे ये सत्ताधारी इसको रोक पाएगा? हर जाति और हर वर्ग और हर धर्म के लोग अगर कोई राजनीति करता है तो वो महत्वाकांक्षा भी रखता है आगे बढ़ने की। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को, पिछड़ों को, सबको सम्मान देने का काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को जितना ज़्यादा चमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, इतना किसी ने नहीं किया। राष्ट्रपति, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो देश के अंदर हैं, जो प्रथम नागरिक भारत के होते हैं, रामनाथ कोविंद जी, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है कि वो राष्ट्रपति बने। एक सवाल मेरा और है आपसे, तो पहले क्या ये जो लोग, ये मंत्री और विधायक जो छोड़ के भागे हैं, इसको कितना असर पड़ेगा इसका? इस विषय पर असर की बात यह है कि वो लोग छोड़कर भागे हैं जिनको मलाई चाटने का मौका नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये योगी की सरकार है, और योगी ने कहा, योगी और मोदी जी ने कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसलिए ये जो लूट मारी करने वाले लोग थे ये भाग रहे हैं। चलिए बात जी कोई असर नहीं पड़ेगा, वो समाजवादी में गए हैं उन्होंने।